तो ये 5वां लेक्चर है कंप्लीट मिडिवल हिस्ट्री रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का। टॉपिक चल रहा मुगल्स एंड रीजनल स्टेट। इसी टॉपिक पे 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुके हैं, लेक्चर 3rd एंड 4th। ये 5वां लेक्चर है और इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा सेम टॉपिक पे, और दैट लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस होल सीरीज। क्यों? क्योंकि बहुत ही छोटा सा सीरीज है एवरीबडी। 18-20 मिनट के टोटल 6 लेक्चर है, तो देखा जाए तो लगभग 2 घंटे का है, समझ रहे हो। 1.5 पे अगर आप देखो तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 घंटे है ना, 1.5 घंटे का बनेगा आपका। और इतने टाइम में सोचो आप बेयर मिनिमम करके जा रहे हो मिडिवल हिस्ट्री का, तो एक एज देगा आपको, एक कॉन्फिडेंस देगा मिडिवल हिस्ट्री को लेकर। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि इफ यू नीड पर्सनल काउंसलिंग, जैसा कि अभी देखा जाए बहुत कुछ चल रहा होता है हर किसी की लाइफ में, कभी कभार हम ऐसा होते हैं कि शेयर नहीं कर पाते, डिस्कस नहीं कर पाते, तो उन्हीं सब चीज़ों को ईज करने के लिए आप लोगों की लाइफ को ये पर्सनल काउंसलिंग मैंने ऑनलाइन भी स्टार्ट किया। वैसे तो ऑफलाइन करता हूँ, लेकिन अभी ऑनलाइन भी स्टार्ट किया। तो अगर लगता है आपको कि आप बात करना चाहते हो मेरे से, इन दैट केस यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम क्वेरी दिक्कत होगी वो सब के सब बारे में बात करेंगे, उसको रिजॉल्व किया जाएगा। इज दैट क्लियर? गुड। अब इस लेक्चर के लिए सेम इंस्ट्रक्शन जो पहले रहते हैं बाकी लेक्चर में, कि आपको कॉपी कलम लेकर बैठना है, साथ में ध्यान देना है किसका किसका क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट। इज दैट क्लियर? गुड। आगे बढ़ते हैं। फिर ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन बोल रहा द हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट अंडर द रिकॉग्नाइज सेंट्रल मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग अकबर रीन। अकबर के काल में क्या बोलते थे उसको? याद कीजिए, मीर बख्शी। अभी कहीं पे आया भी था, तो मीर बख्शी बोलते थे किसको? हेड ऑफ मिलिट्री डिपार्टमेंट को। तो Mir Bakshi was the head of the military department under the recognized central machinery of administration during Akbar reign. He was appointed from among the leading noble of the court and was responsible for recruiting, paying, and supervising the army. He also acted as the chief of intelligence और reported directly किसको? emperor को. Next question. The medieval Indian writer who referred to the discovery of America is, वो कौन थे? एवरीबडी वो थे अबुल फजल। इन्होंने बताया कि डिस्कवरी ऑफ अमेरिका किसने किया था? कोलंबस ने किया था। कब? 1492 में। तो इसको अपनी किताब में अबू फजल साहब ने लिखा। क्या लिखा समझो ध्यान से। अबू फजल के बारे में जानते पहले। एक पर्शियन हिस्टोरियन थे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स इन द हिस्ट्री ऑफ द मुगल पीरियड इन इंडिया। ही लिव्ड इन द 16th century and served as the grand vizier of the Mughal Empire Akbar. Abul Fazl was a curious or learned scholar who had a keen interest in various cultures or religion. साथ में वो अवेयर थे ऑफ डिस्कवरी ऑफ अमेरिका, कैसे? क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा 1492 में। एंड ही मेंशन अपने बुक में जिसका नाम था एन अकबरी। इतना आपको इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना है। अच्छा, अबू फजल के बारे में और इंफॉर्मेशन ध्यान दीजिएगा कि एक पर्सन हिस्टोरियन एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर है, तो आप जान ही गए मुगल पीरियड में, और 6th सेंचुरी में रहते थे और मुगल एम्परर अकबर के दरबार में, और उन्होंने अकबरनामा लिखा। अबू फजल ने क्या लिखा एवरीबॉडी? अकबरनामा एंड ऑफिशियल हिस्ट्री, जो कि क्या था? ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ अकबर रीन इन दी 3 वॉल्यूम एंड अ पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। तो ही वाज वन ऑफ द 9 ज्वेल्स, 9 रत्न जिसको बोलते हैं हिंदी में, ऑफ द अकबर रॉयल कोर्ट, और ब्रदर ऑफ फैजी द पोएट लिटरेचर ऑफ एम्परर अकबर। क्या थे? उनके ब्रदर, भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। मोदी स्क्रिप्ट है ना। हाँ, मोदी मोदी जो आप बोलते हो, तो मराठास टाइम में वो एक मोदी स्क्रिप्ट, मतलब एक लिखने का तरीका था एवरीबॉडी। क्या? मराठास में। और अभी किस में लिखते हैं? देवनागरी में ही मराठी को लिखते हैं। उस टाइम पे मोदी स्क्रिप्ट में लिखते थे। देखो, एक स्क्रिप्ट है यूज टू राइट मराठी। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क ऑफ द पेशवाज वाज कैरिड आउट इन द मोदी स्क्रिप्ट। इट वाज मेनली यूज्ड इन मेंटेनिंग द रेवेन्यू एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स। मोदी स्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज मुदिया या मुडिया। होपफुली प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, अगर गलती हो तो माफी। मराठी इज रिटन किसमें? देवनागरी में, अभी के लिए है ना। पहले किसमें लिखा जाता था? मोदी स्क्रिप्ट में लिखा जाता था। होपफुली आपको क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर, पता ही है आपको। अब ध्यान से, कल को आ गया मनसबदारी किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो आप बता पाओगे अकबर ने किया था। वाज बॉरोड फ्रॉम द सिस्टम फॉलोड इट, तो किसके द्वारा, मतलब कि पहले कहाँ पे वो सिस्टम फॉलो हुआ करता था? तो एवरीबॉडी, पहले मंगोलिया में वो सिस्टम, क्या? मनसबदारी सिस्टम फॉलो होता था, जिसको अकबर ने अडॉप्ट किया इंडिया में। बोलो क्लियर? गुड। ये देखो, मनसबदारी सिस्टम वाज ए सिस्टम ऑफ रैंकिंग एंड सैलरी फॉर द मिलिट्री और सिविल ऑफिसर ऑफ द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। इट वाज इंट्रोड्यूस बाय अकबर कब? 1571 में, एज अ रिफॉर्म ऑफ द जागीरदारी सिस्टम।
Mansabdari system was not an original invention of Akbar, but it was influenced by the Central Asian institution of the same name. उसी नाम से जाना जाता था. The system originated from the Mongol ruler Genghis Khan, who organized his army on a decimal basis. Hopefully आपको clear है. The lowest unit of his army was 10 and the highest 10,000, जिसको तोमन बोलते थे. इतना जानकारी आपको नहीं ध्यान में रखना, बस वो जो मैंने मार्क किया या फिर ब्लैक कलर में उसको ध्यान में रखना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. Which one of the following is a monument constructed by Sher Shah? है ना. क्या बोल रहा है? Which one of the following is a monument constructed by Sher Shah? शेर शाह सूरी. याद करो. तो शेर शाह सूरी ने किला कोहना जो रेड फोर्ट ओल्ड फोर्ट दिल्ली में है, ठीक है, लाल किला, पुराना किला, तो उसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने. कब? 1541 में. बाकी अलग अलग लोगों ने बनवाया था, देख लेते हैं, डोंट वरी. देखो, किला कोहना मस्जिद, जिसको मॉस्क ऑफ द ओल्ड फोर्ट भी बोलते हैं, वाज कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी. कब? 1541 में. एज अ कंग्रेशनल मॉस्क इट स्टैंड एज अ रिमार्केबल स्ट्रक्चर अलोंगसाइड शेर मंडल. एज ओनली 2 सर्वाइविंग रिमेनेंट ऑफ दिल्लीज पुराना किला का. ठीक है, इतना बहुत है ना. अच्छा, एक चीज और कि एक प्रोजेक्ट जो है इनिशिएट किया था शेर शाह सूरी ने, लेकिन कंप्लीट किसने किया? हुमायूं के दिन में वो जाके कंप्लीट हुआ. द मॉस्क बोस्ट ऑफ 5 बे स्ट्रक्चर विद 3 डोम्स. इसका एक काम करो, इमेज ही देख लोगे तो ज्यादा बढ़िया होगा. दिल्ली पुराना किला भी दिखा देता हूं आपको. दिल्ली पुराना किला, ये देखो आप. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, आप क्या किया करो, जस्ट गूगल करके देख लिया करो, है ना. देख लोगे तो वो चीजें ज्यादा दिमाग में आपके रहेगी. तो अभी ये रहेगा ना आपके दिमाग में, ये दिल्ली का पुराना किला. होपफुली ये सारा का सारा इमेज आप अच्छे से देख लोगे. मैंने इतना छोटा सा दिखा दिया. आगे बढ़ा जाएगा. अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है कि 1408 में इब्राहिम शाह सारकी कंस्ट्रक्टेड द अटाला मस्जिद विच लेटर बिकेम द मॉडल फॉर अदर मॉस्क इन जौनपुर. कहाँ पे है अटाला मस्जिद? किसने करवाया था? इब्राहिम शाह सारकी ने. कब? 1408 में. कहाँ? जौनपुर. ये चीज ध्यान रहेगा. अगला, बड़ा दरवाजी या फिर बड़ा सोना मस्जिद, रिनोड एज द लार्ज गोल्डन मॉस्क, वाज बिल्ड बाय सुल्तान नुसरत शाह. किसके द्वारा? सुल्तान नुसरत शाह, 1526 में. और स्टैंडिंग बिल्डिंग, लार्जेस्ट स्टैंडिंग बिल्डिंग इन गौड़. और कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क की बात करें तो इट वाज स्पॉन्सर्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, द फाउंडर ऑफ द ममलूक डायनेस्टी. मालूम है आपको. एंड स्टैंड एज द अर्लीस्ट एक्सटेंड मॉस्क बिल्ड बाय द दिल्ली सल्तनत. क्या? कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क. ओके. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. बाबर रोट हिज मेमोयर इन टर्की. बिल्कुल, मेमोयर का मतलब अपने जीवन के बारे में बाबर ने खुद लिखा. उसको क्या बोला? टर्की में लिखा था. टर्की में लिखा था. बिल्कुल सही है एवरीबॉडी. दूसरा, टर्की वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द मुगल कोर्ट. बिल्कुल गलत. क्यों? क्योंकि टर्की नहीं, पर्शियन था एवरीबॉडी. क्या था? पर्शियन था. तो पहला गलत, दूसरा सही. ऑप्शन हो जाएगा सी. एकदम क्लियर. गुड. देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, सिंपल सा चीज है ना. कि तुजुक बाबरी की बात करें, जिसको बाबर नामा भी बोलते हैं, इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर. उसका पूरा नाम था. टर्की वाज हिज मदर टंग. ही रोट हिज मेमोयर तुजुक बाबरी किसमें? टर्किश लैंग्वेज में. लेकिन जो टर्किश नहीं, पर्शियन लैंग्वेज था किसका? मुगल राज में ऑफिशियल लैंग्वेज. क्लियर. गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेक्कन सल्तनत एंड देयर रिस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्टली मैच. ध्यान रखिएगा. तो एवरीबॉडी, निजाम शाही जो है, बीजापुर दिया है, गलत जवाब है. अहमदनगर के से रिलेटेड है. बोलो हाँ ना. तो पहला ही गलत हो जाएगा. गलत ही हमसे पूछा था क्या? अरे बोलो हाँ ना. गलत ही पूछा था, इसलिए करेक्ट हमारा जवाब ये हो जाएगा क्योंकि वो गलत है. वो बीजापुर के नहीं, कहाँ के थे? अहमदनगर के. बाकी तीनों का सही है. बारिश शाहिद जो है बिदार के, कुतुब शाहिद गोलकुंडा और इमाद शाही जो है बिरार के. देख सकते हैं पूरा का पूरा डिटेल में. निजाम शाहीज वेर एक्चुअली एसोसिएटेड विद द रीजन ऑफ अहमदनगर. मैंने बता दिया. द डेक्कन सल्तनत वेर इस्लामिक स्टेट दैट इमर्ज इन द डेक्कन रीजन ऑफ द साउथ इंडिया. पता ही आपको 5 चीजें थी. क्या क्या? गोलकुंडा, बीजापुर, बिडार, अहमदनगर और बिरार. तो ऐसे याद रखते हैं. बिडार, बिरार, बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर. क्या? डेक्कन रीजन के ये सारे के सारे दिल्ली डेक्कन सल्तनत बोलते हैं इनको, है ना. अब सारे के सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन ध्यान समझिएगा. अहमदनगर सल्तनत की बात करें तो रूल्ड बाय द निजाम शाही डायनेस्टी. इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मलिक अहमद शाह बहारी. कम से कम मिनिमम इतना ध्यान में रख सकते हो. किसने एस्टेब्लिश किया था और कहाँ पे? नाम क्या है?
बीजापुर की बात करें तो रूल्ड बाय आदिल शाह डायनेस्टी, इट वाज फाउंडेड बाय इस्माइल आदिल शाह कब 1490 एडी में। बेरार सल्तनत की बात की जाए, फाउंडेड बाय फत उल इमान उल मुल्क कब 1490 में। तो चाहो तो इसको आप याद कर लो, ठीक है, इतना बेसिक तो कम से कम होना चाहिए आपको याद। ओके, नेक्स्ट पे आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। आई नो कि रटना बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए खुद ही रटना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल क्या करें, बेयर मिनिमम तो करके जाना है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला कि दो स्टेटमेंट है, करेक्ट में बताना। पहला, अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वाज एस्टेब्लिश ओवर अ लार्ज एरिया फ्रॉम पंजाब टू, और ठीक है, इन द 17th सेंचुरी नॉर्थ इंडिया द सिस्टम ऑफ जब्त लॉस्ट मच ग्राउंड टू द सिस्टम ऑफ कनकुट। बिल्कुल। अब सिस्टम ऑफ जब्त और सिस्टम ऑफ कनकुट दोनों को एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसका आंसर समझ लीजिए। आंसर इसका है सी। अब दोनों समझते हैं कैसे। देखो, जब्त सिस्टम एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था जिसको अकबर ने इंट्रोड्यूस किया था कब, 16th सेंचुरी में। जब्त वाज इनिशियली established in the पंजाब रीजन बट इट वाज लेटर एक्सटेंडेड टू द पार्ट ऑफ अकबर्स एम्पायर इंक्लूडिंग अवध। दूसरा भी सही है कि 17th सेंचुरी की बात करें, स्पेशली इन द reign of औरंगजेब द मुगल एम्पायर फेस सिग्निफिकेंट चैलेंजेस इंक्लूडिंग द राइज ऑफ regional power and the decline of central authority. During this time, the Japt system started losing its prominence or gradually replaced by the system of Kankut system. अब एक Kankut system क्या है समझना ध्यान से। पहले जब सिस्टम बताओ, क्लियर है क्या? चलो फिर से बता देता हूँ। तो ये क्या करता था, इट इन्वॉल्व असेसिंग एंड कलेक्टिंग रेवेन्यू बेस्ड ऑन अ फिक्स शेयर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब कि जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा ना, उसका 1/3 जो है टैक्स के फॉर्म में देना था, उसको हम क्या बोलते थे, जब्त सिस्टम बोलते थे। ओके, और उसको टोडरमल ने जो है इम्प्रूव भी किया था, ये मिल जाएगा आप इसमें पढ़ोगे तो। लेकिन जो ध्यान रखने वाली बात है वो है 1/3 जो है टैक्स लेते थे, क्या, जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था। और अकबर इंट्रोड्यूस किया 10 साल सिस्टम। 10 साल मतलब 10 का मतलब 10 होता है एवरीबॉडी, है ना। तो 10 ईयर के लिए। अब समझो 10 साल सिस्टम क्या था, अंडर विच रेवेन्यू वाज फिक्स ऑन द एवरेज यील्ड ऑफ द लैंड असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 10 ईयर। पिछले 10 सालों के बेसिस पे जमीन को एसेस किया जाता था, उसके बेसिस पे डिसाइड होता था कि हाँ टैक्स कितना लगेगा, जिसको दहसाला सिस्टम बोलते थे। बोलो, जब्ती या बंदोबस्त सिस्टम या जब्त सिस्टम और दहसाला सिस्टम, तीनों के तीनों क्लियर हुआ क्या आपको? अरे भाई बोलो हाँ ना, गुड। अब कंक्लूड सिस्टम पे आ जाते हैं। इट इन्वॉल्व फिक्सिंग रेवेन्यू डिमांड बेस्ड ऑन द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द लैंड एंड इट्स प्रोडक्टिविटी। मतलब हम उसकी लैंड की प्रोडक्टिविटी को भी मेजर करते थे कि भाई इस पे अगर आप धान मतलब राइस उगाना चाहते हो तो उसके लिए प्रोडक्टिव है कि नहीं, अगर प्रोडक्टिव है तो कितना प्रोडक्शन हो सकता है, तो उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे टैक्स कितना लगेगा। द कंक्लूड सिस्टम गेन पॉपुलरिटी एज मोर एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट कंपेयर टू दी जब्त सिस्टम, क्योंकि ऑब्वियस है प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ज्यादा एक्यूरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर आर करेक्ट? अकबर के बारे में करेक्ट कौन कौन सी है? इन 1560s अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। 70s में अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी, एकदम सही है, वहां पे इतनी सारी चीजें हुई थी आपको मालूम ही है। अकबर आल्सो कमीशन अ व्हाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट सिकरी, एकदम ठीक है। 85 में अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा, आगरा नहीं एवरीबॉडी, आई थिंक ये लाहौर है। कहाँ? बैक टू लाहौर होना चाहिए, तो देख लेते हैं एक बार। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथे में डाउट है, तो इसका आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से बी। देख लेते हैं एक बार, पहला सही, दूसरा सही, तीसरा भी सही, चौथा गलत है। क्यों? क्योंकि 1585 में कैपिटल वाज रीलोकेटेड टू लाहौर, ठीक है, लाहौर रीलोकेट किया, ना कि आगरा, इन ऑर्डर टू इनहेंस कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट रीजन। और अकबर डिलीजेंटली मॉनिटर दी फ्रंटियर फॉर 13 ईयर, कितने सालों तक? 13 सालों तक मॉनिटर किया। ओके, नेक्स्ट ये देखो, अमर नायकाज, याद कीजिए, अभी हमने पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? कहीं तो किसी क्वेश्चन में तो पढ़ा था। वेयर मिलिट्री कमांडर हु वेयर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राय, बिल्कुल ठीक है। इन लाई ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटीजेंस दे वेयर पेड इन कैश। इसमें रुक जाओ, अगर कहीं पे पेड इन कैश आ जाए ना तो वहां पे सतर्क हो जाना है। क्यों? क्योंकि याद करो, मोस्ट ऑफ द टाइम सैलरी वगैरह कैसे देते थे, कभी जमीन दे दिया, कभी राइट दे दिया, किसका? रेवेन्यू का। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाओ अभी, है ना। दे मेंटेन स्टुपुलेटेड कंटीजेंस और एलिफेंट हो सकता है। दे यूज टू सेंड tribute to the king annually and personally appear in the royal court with gift to express their loyalty। तो ये भी जनरली ठीक है, वेरी पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। तो देखो मेरे हिसाब से तो तीसरा और चौथा तो पक्का होगा, पहला भी होगा, दूसरे में डाउट है। तो 1 2 3 4 तीनों होगा, मतलब सारे के सारे चारों होगा, या फिर 1 3 4।
एक 3 4 1 2 3 4, तो मैं रहता तो बी ऑप्शन टिक करता। बाकी देख लेते हैं कौन सा होगा जिसका। तो बी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। मैंने बोला ना दूसरा गलत है, तो बिल्कुल गलत है। दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड अदर ड्यू फ्रॉम पीजेंट्स। मैंने बताया टैक्स की फॉर्म में कलेक्ट करते थे पीजेंट से, क्राफ्ट पर्सन से और ट्रेडर से। ठीक है, कैश में उनको पैसा नहीं मिलता था। द नायकाज या फिर पालीगढ़ वेयर ग्रांटेड टेरिटरी, जिसको अमरम बोलते थे। क्या बोलते थे एवरीबॉडी? अमरम। याद करो, अभी ये पढ़ा है हमने किसी क्वेश्चन में। विद अ फिक्स रेवेन्यू इन लाई ऑफ देयर सैलरी। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी चीजें आपको पता ही है, पढ़ ही लिया हमने, है ना, स्टेटमेंट करेक्ट थे तो। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग अज्यूम द टाइटल ऑफ निजाम उल मुल्क असफ जाह। क्या? निजाम उल मुल्क असफ जाह टू सेट हिमसेल्फ एन इंडिपेंडेंट रूलर विथ हिज बेस इन हैदराबाद। तो आपको पता है चीन कुलिज खान जो है हैदराबाद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया मुगल से, जो जिसने अपने आप को टाइटल दिया निजाम उल मुल्क असफ शाह। बोलो क्लियर है क्या? तो चीन कुलिज खान एज्यूम द टाइटल ऑफ इतना इतना कब? ध्यान रहे कि ही वाज अ प्रोमिनेंट नोबेल और मिलिट्री कमांडर इन द मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब सिंस 1765 से 1719 में चीन कुलिज खान ब्रोक अप विद द मुगल आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब and declare himself the ruler of the Hyderabad state. He was recognized as the निजाम ऑफ हैदराबाद के किसके द्वारा? मुगल एम्परर बहादुर शाह फर्स्ट कब? 1724 में। इतना ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से आ गया क्या? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुलह कुल। सुलह कुल, सुलह कुल याद करो। सुलह करवाना मतलब एब्सोल्यूट पीस। ठीक है। इट प्रोवाइडेड फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन टू ऑल रिलीजन एंड स्कूल ऑफ थॉट। ओके। The idea of सुलह कुल was implemented through state policy। ये भी हो सकता है, जेनरिक स्टेटमेंट लग रहा है ऑलरेडी, पहला दूसरा तीसरा। तो एब्सोल्यूट पीस को हम एक बार कह सकते हैं कि सर ये गलत होने के चांसेस है इसके, है ना। तो चलो ठीक है, दूसरा तीसरा होगा या फिर पहला दूसरा तीसरा दोनों, तो बी या फिर डी। 50-50 पे आप आगे देखते हैं कौन सा है इसका, बी या डी। तो बिल्कुल बी सही है एवरीबॉडी, कि एब्सोल्यूट पीस वाला जो है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बहुत एक्सट्रीम स्टेप नहीं हो। तो सुलह कुल क्या था? which originated during the reign of Emperor Akbar in the Mughal Empire, translate to absolute peace। उसका मतलब क्या हुआ? absolute peace, universal peace। It was formulated with the help of Abul Fazl and this policy was later followed by Jahangir and Shahjahan। दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि कॉमन सी बातें हैं, मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिलीजियस पॉलिसीज ऑफ मुगल किंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछ रहा। The tax on pilgrimage was abolished in the 1560 and the jizya tax on non-Muslim subject was abolished in 1564। बिल्कुल सही है। अब इस स्टेटमेंट को आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे और ध्यान में रखोगे। क्या? कि टैक्स ऑन पिलग्रिमेज अबॉलिश किया गया था 1563 में, और जिजिया जो टैक्स होता था नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था, उसको अबॉलिश किया 1564 में। किसने? ऑब्वियस है, अकबर ने। इतना ध्यान रहेगा आपको। गुड। अकबर issued instruction to his officer to follow the policy of religious toleration। बिल्कुल ठीक है। Not all Mughal emperor gave grants for the building and maintenance of the palace of worship। अब इसमें रुक जाओ, क्योंकि all बोल रहा है ना, इसके गलत होने के ज्यादा चांसेस। Grants were issued for the repair of the number of temple। है बिल्कुल ठीक है। इन दी reign of the शाहजहां और औरंगजेब। अब यहाँ पे औरंगजेब आपको सुन के लग रहा होगा कि नहीं नहीं, औरंगजेब तो इतना क्रूर था, इतना कुछ किया उसने, मंदिर को कैसे बनवा सकता है? बिल्कुल बनवाया था भाई, अपने फायदे के लिए हर कोई कुछ भी करने को तैयार होता है। तो एकदम बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ऑप्शन डी। तो हमसे गलत पूछा था तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, नॉट करेक्ट हो जाएगा। तो सारा कुछ मैंने बता ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो 126 क्या बोला? ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डिड द मराठाज एग्री टू सर्व द मुगल किंग विथ अ कैवेलरी कंटीजेंस ऑफ 15,000 इन द अर्ली 18th सेंचुरी। किसके लिए? ग्रांड ऑफ द जागीर ऑफ मालवा प्रोविंस? नहीं। कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज ऑफ गुजरात? बिल्कुल नहीं। राइट टू लिवाई चौथ और सरदेसी मुख? क्या था? एक टाइप ऑफ टैक्सेस थे एवरीबॉडी, है ना, इन दी डेक्कन और साउथ इंडिया। ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, कि मराठा इसलिए एग्री किए कि वो 1500, है ना, 15,000 माफ कीजिएगा 15,000 कैवलरी देने के लिए तैयार हो गए। किसको? मुगल्स को। क्लियर है क्या? देख सकते हैं 17th सेंचुरी में डेक्कन रीजन में क्या किया? 15,000 कंटीजेंसी ऑफ कैवलरी दिया। किसको? मुगल्स को, इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू लिवाई चौथ एंड सरदेसी मुख इन द डेक्कन और साउथ इंडिया। चौथ क्या था? वाज अ टैक्स दैट वाज लिवाई ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ अ रीजन। इट कॉन्स्टिट्यूट अ क्वार्टर, मतलब एक चौथाई ऑफ द लैंड रेवेन्यू। मतलब टोटल लैंड रेवेन्यू जितना हो रहा है उसका 25% या फिर एक चौथाई। क्या बोलते थे उसको? उसको बोलते थे चौथ। एक चौथा मतलब 1/4।
एंड वाज ऑफिशियली इम्पोज एट अ रेट ऑफ 25% बता ही दिया। और सरदेशमुखी का मतलब हुआ एक टैक्स था जो 10% ऑफ दैट वाज लिवाइड ऑन द मिलिट्री रिसोर्सेज ऑफ अ रीजन। जो मिलिट्री रिसोर्सेज है उस रीजन के, उस पर 10% का टैक्स लगता था, जिसको सरदेशमुखी टैक्स बोलते थे। क्लियर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूल्ड अंडर द सुजरानिटी ऑफ किंगडम ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर एम्पायर से तो ये सारे के सारे निकले थे। कौन कौन से? पहले ये बताओ, होयसाला तो उससे पहले का था, हो नहीं सकता। और यादवाज भी 14th सेंचुरी में था, मतलब 13th सेंचुरी में था, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन? होयसाला भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा? संगमा, सालुआ, तुलवाज एंड अराविटूज। तो याद करो, मैंने आपको समझाया था कि ये सारे के सारे एक कोई स्टेटमेंट में आया था ना कि ये स्पेसिफिक चीज इससे निकला है। तो सोचो, अगर ये स्टेटमेंट आपने देखा होता तो उस क्वेश्चन को कर पाते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, संगमा डायनेस्टी। देखो यहाँ से यहाँ तक, सालुआ 1486 से 1506 तक, तुलुआ डायनेस्टी 1506 से 1565 तक, और अराविडू डायनेस्टी 1570 से 1647 तक। बस अगर ये याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म एंड मीनिंग इज नॉट करेक्टली मैच। ध्यान रहे, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा। खलीसा, विलेज होज इनकम वेंट डायरेक्टली टू द स्टेट। मौजा, रिबेलियस टेरिटरी। नहीं एवरीबडी, मौजा शायद ये विलेज से रिलेटेड है कुछ, है ना। तो ये गलत है, नॉट करेक्टली मैच, तो मौजा ही गलत हो जाएगा। बाकी पहला खलीसा भी ठीक है। विलेज होज इनकम वेंट डायरेक्टली टू द स्टेट ट्रेजरी, इनाम भी ठीक है। लैंड अलॉटेड टू लर्न और रिलीजियस मैन। जागीर की बात करें तो टेरिटरी असाइंड गिवन टू द मनसबदार इन लाई ऑफ द सैलरी, ये भी ठीक है। तो गलत कौन सा है? मौजा। क्यों? क्योंकि मौजा का मतलब क्या होता था एवरीबडी? देखो, एक टर्म है दैट मीन्स अ विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेज इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ध्यान रहेगा क्या? तो ये चारों टर्मोलॉजी आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द अहादीस। देखो फिर से आ गया अहादीस, पहले भी हमने देखा था ना इसको। अब द मुगल पीरियड इज नॉट ट्रू। ध्यान है, नॉट ट्रू बताना। दे वर इंडिविजुअल ट्रूपर, बिल्कुल। दे वर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट दीवान एंड बख्शी, बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी। क्यों? क्योंकि वो किसी के अंदर नहीं थे, इंडिपेंडेंट थे। बोलो हाँ ना। दे वर ऑर्डिनरी नॉट प्लेस अंडर द मनसबदार, बिल्कुल। देयर सैलरी वाज 8 नहीं सॉरी, दे वेयर प्लेस अंडर सेपरेट दीवान और बख्शी। क्यों? क्योंकि वो इंपरर के पर्सनल और स्पेशल ट्रूप्स थे, दैट्स वाई, है ना। उनको एक सेपरेट दीवान और बख्शी के अंदर में प्लेस किया। तो ये करेक्ट हो जाएगा। नॉट करेक्ट हमसे पूछा था, और ये होगा चौथा कि देयर सैलरी वाज एट पार विद द मनसबदार। नहीं, उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हाई थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुपीरियर लेवल के थे। बोलो हाँ ना। तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा गलत। तो एक बात जानते ही हम कि हदीस वेयर द पर्सनल ट्रूपर्स ऑफ द मुगल एम्परर। दे वेयर डायरेक्टली रिक्रूटेड बाय द एम्परर एंड वेयर नॉट प्लेस्ड अंडर द कमांड ऑफ एनी मनसबदार। दे वेयर हाईली पेड एंड हैड देयर ओन पे मास्टर। वही अलग से जो सेपरेट वाला पॉइंट मैंने बोला। देयर सैलरी वाज नॉट एट पार विद द मनसबदार बट इट वाज सिग्निफिकेंटली हायर देन दैट सैलरी ऑफ द रेगुलर सोल्जर। ठीक है। मनसबदारी सिस्टम आपको मालूम ही है, अभी मैंने ऊपर बताया, फिर से देख लो। इस सिस्टम में क्या करते थे? मिलिट्री ऑफिसर वर्क फॉर द गवर्नमेंट हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग और मेंटेनिंग हिज कोटा ऑफ हॉर्समैन। हिज रैंक वाज बेस्ड ऑन द हॉर्सेस ही प्रोवाइडेड। जितने हॉर्स वो प्रोवाइड करेगा उसके हिसाब से उसका रैंक होगा। विच रेंज फ्रॉम 10 से, एकदम लोवेस्ट क्या था? 10 अप टू 5000। अब प्रिंस हैड द रैंक ऑफ 25,000। दिस वाज कॉल्ड द जत एंड सोवार सिस्टम। ऑफिसर हैड टू कीप मेन एंड हॉर्सेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। आपको पता ही है कि सच दैट कि उनको प्रॉपर रेस्ट मिल पाए, किनको? घोड़ों को, कब? वॉर में। सोल्जर्स वेयर गिवन द ऑप्शन टू बी पेड आइदर इन मंथली या फिर एनुअली पेमेंट या फिर जागीर, बट मेनी चूज जागीर। द एम्परर आल्सो एलोकेटेड जागीर टू मनसबदार फॉर मेंटेनेंस ऑफ द मनसब। बोलो यहाँ तक क्लियर? गुड। सो एवरीबॉडी, इस लेक्चर में इतना ही था। होपफुली आपको सारा कुछ क्लियर हो। तो ये रहा लास्ट में 2 लाइन आप क्लियर, जैसा कि हर लेक्चर में रहता है, सच दैट आपको मोटिवेटेड रखा जा सके, जीवंत रखा जा सके, साथ में आप इन सब कोड को मेंस में यूज कर पाओ। इस पर्पज से, इस मोटिवेशन से ये सारे के सारे मैं कोड प्रोवाइड करता हूँ। तो आज के लिए है कि डू नॉट गो वेयर द पाथ में लीड, है ना। वहां मत जाओ जहां पे रास्ता लेकर जाए, बल्कि गो इंस्टेड वेयर देयर इज नो पाथ एंड लिव अ ट्रेल। मतलब कि अपना रास्ता खुद बनाओ और बाकी लोगों के लिए एक ट्रेल छोड़ो। समझ लो क्या? एक ऐसा पाथ छोड़ो जिसपे वो चल पाए। तो होपफुली इतनी हिम्मत, इतनी काबिलियत आप में है, बस आपको पहचानने की देर है। तो होपफुली आप जितना जल्दी उसको पहचानो उतना अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इस पूरी सीरीज का। तो आ जाओ उसमें।